नमस्कार बच्चों, डागुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर और जो इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा विद्युत विभव, ये स्थिर विद्युत की से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों, आपने कभी स्वेटर खोला होगा तो आपने चिंगारी या चट-चट की आवाज़ उसमें महसूस की होगी, या बादल या बिजली गड़कना तो आपने देखा ही होगा। ये सारे जो भी हो रहे हैं ये स्थिर विद्युत की के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो स्थिर विद्युत की ही वो टॉपिक है जो इस पाठ्यांक तथा अगले पाठ्यांक में हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। बच्चों, स्थिर विद्युत की, आप इस नाम को ध्यान से देखें। स्थिर विद्युत की अगर आप इसे देखते हैं तो स्थिर अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो रुकी हुई है या विरामावस्था में है या समय के साथ अपरिवर्तित है। स्थिर कोई भी ऐसी चीज जो विरामावस्था में है या रुकी हुई है या समय के साथ अपरिवर्तित है। और वैद्युत की किसके साथ रिलेटेड है? आवेश के साथ। तो इस पाठ्यांक में या स्थिर विद्युत की में हम ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में है अर्थात रुके हुए हैं या समय के साथ अपरिवर्तित है। तो इस पाठ्यांक एवं इसके अगले पाठ्यांक विद्युत विभव में हम ऐसे आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसे आवेशों के बारे में पढ़ाई करेंगे, ऐसे आवेशों के बल, ऐसे आवेशों के विभव, ऐसे आवेशों के क्षेत्र के बारे में पढ़ाई एवं अध्ययन करेंगे जो स्थिर हैं अर्थात जो विरामावस्था में हैं। तो इस पाठ्यांक में हम स्थिर आवेश, गतिमान आवेश नहीं बच्चों, गतिमान आवेश को अपन चुंबकीय क्षेत्र एक अलग पाठ्यांक उसके अंदर पढ़ेंगे। हमारे फिजिक्स भौतिकी के पहला एवं दूसरा अध्याय संपूर्ण रूप से स्थिर विद्युत की पे ही समर्पित है, अर्थात ऐसे आवेशों का अध्ययन करना जो विरामावस्था में है, जो रुके हुए हैं, जो समय के साथ अपरिवर्तित है। तो बच्चों, स्थिर विद्युत की पढ़ने के लिए हमें आवेशों का पता होना अनिवार्य है। तो आवेश क्या होते हैं, आवेश क्या है, ये हमें जानना सबसे पहला अनिवार्य कार्य है हमारा। बच्चों, बहुत साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। आपकी 11वीं कक्षा में आप वो पढ़ चुके हो, गुरुत्वाकर्षण नियम। दो द्रव्यमानों के बीच में, कोई भी दो वस्तु जिनमें द्रव्यमान हो, उनके मध्य एक आकर्षित बल कार्य करता है जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहले के जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि कोई भी दो वस्तु जिनमें द्रव्यमान है उनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और ये हर वैज्ञानिक बिल्कुल श्योर था कि हाँ, दो द्रव्यमान होंगे, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करेगा। अब क्या हुआ बच्चों? अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने ये पाया, वैज्ञानिकों को ये पता था कि चलो ठीक है, ये पहला वस्तु है, इसके अंदर द्रव्यमान है, ये दूसरा वस्तु है, इसके अंदर भी द्रव्यमान है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने चाहिए, और वो कौन से बल के द्वारा इनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्यमान था। क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान के कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन
वैज्ञानिक परेशान तब हो गए जब उन्हें दो ऐसे वस्तु मिले जिनमें द्रव्यमान था लेकिन वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो वैज्ञानिक काफी ज्यादा परेशान हो गए कि अरे इनमें तो द्रव्यमान है, इन्हें तो एक दूसरे से आकर्षित होना चाहिए था, तो ये प्रतिकर्षित कैसे कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि द्रव्यमान के अलावा भी, तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि द्रव्यमान के अलावा भी पदार्थ में कोई ना कोई एक ऐसा गुण जरूर होता है जिसके कारण ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और इसी गुण को बोला गया आवेश। तो अगर आपसे कोई पूछे सर आवेश की परिभाषा बताइए, तो आप बोलोगे आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत एवं चुंबकीय बल को अनुभव या उत्पन्न करता है, या विद्युत या चुंबकीय बल को उत्पन्न या अनुभव करता है। तो आवेश एक गुण है और वो पदार्थ का ही गुण है। आवेश के कारण विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों अनुभव या उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन इस पाठ्यांक में हम केवल विद्युत प्रभाव का ही अध्ययन करेंगे। आने वाले पाठ्यांकों में अपन चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व जब वो पाठ्यांक आएगा तो उसके अंदर अपन चुंबकत्व को भी अध्ययन में लेंगे, लेकिन आवेश के कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों को अनुभव भी किया जा सकता है और उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत बल को अनुभव या उत्पन्न किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आवेश, तो प्यारे बच्चों, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न अथवा अनुभव किया जा सकता है। तो पदार्थ, तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव जैसे कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत बल को अनुभव भी किया जा सकता है एवं उसे उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो ये तो हुई आवेश क्या होता है ये। अब बच्चों, आवेश के कुछ गुण भी होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आवेश के गुण। देखिए बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं और इसे सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं और ऋणावेश को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। और धनात्मक एवं ऋणात्मक को सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक को धनात्मक बोलते, दूसरे को ऋणात्मक बोलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई पद्धति में जो इकाई होती है वो होती है कूलाम। विद्युत आवेश की एसआई पद्धति में जो इकाई होती है वो होती है कूलाम। ठीक है बच्चों, कूलाम इसकी इकाई है या मात्रक है। तो दो प्रकार के आवेश हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक। एसआई पद्धति में कूलाम इसका क्या हो गया,
इकाई या मात्रक हो गया। अब प्यारे बच्चों, अपन जल्दी से इसकी विमा भी निकाल लेते कूलम की। देखो कूलम को या आवेश को परिभाषित कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा होती है एकांक समय में प्रवाह होने वाला आवेश। तो आवेश बटे समय हो गया विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो आवेश या Q से निरूपित करते हैं। तो आवेश Q बराबर विद्युत धारा I इंटू समय। अब विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है और उसकी जो इकाई है क्या, एम्पियर है। तो आवेश का जो विमा होगा, जो विमीय सूत्र होगा वो होगा धारा का एम्पियर और समय का T। तो प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश की जो विमीय सूत्र है या विमा जो है वो धारा मूलभूत राशि एम्पियर और समय का T। तो आपको याद रखना है AT, इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। तो आवेश दो प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक, SI पद्धति में कूलम, और इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया एम्पियर इंटू टाइम। धारा के कारण एम्पियर आया और समय के कारण आ गया अपना टाइम T। चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब आवेश के कुछ और गुण देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। एवं आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। नेक्स्ट, आवेश की जो SI पद्धति है वो कूलम है और उसका जो विमीय सूत्र है वो है धारा के कारण एम्पियर और समय के कारण T। तो A इंटू T, A गुणनफल T, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब प्यारे बच्चों, एक चीज आपको और हम बता दें कि दो सहजातीय आवेश, जैसे कि जो दो धनात्मक आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सहजातीय आवेश जैसे कि दो धनात्मक आवेश या दो ऋणात्मक आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर दो सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एवं यदि दो विजातीय आवेश होते हैं, अलग अलग होते हैं, अगर एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश के गुणों में अपन इसको भी डाल सकते हैं। आवेश दो प्रकार के हो गए, धनात्मक ऋणात्मक। सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एवं दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इनमें आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आवेशों के कुछ और गुणों में अपन आगे बढ़ते हैं। आवेश का जो सबसे पहला गुण अपन अभी पढ़ने वाले हैं वो है आवेश की योग्यता। वो है आवेश की योग्यता। अब आवेश की योग्यता का मतलब क्या है? आवेश की योग्यता का अर्थ है कि आवेशों में बीजगणित के नियम कानून का पालन किया जाता है। बोलोगे सर क्यों बीजगणित के नियम कानून? अब आपने क्लास 11वीं में आपने ये पढ़ा होगा कि सदिश एवं अदिश, जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। अदिश एक ऐसी भौतिकी राशि होती है जिसका केवल परिमाण होता है, जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो आवेश एक कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, इसका कोई भी दिशा नहीं है, इसका केवल परिमाण है। और अदिश राशियों में केवल और केवल बीजगणित के नियम कानून का ही पालन किया जाता है। उनके अंदर सदिश के
उनके अंदर सदिश के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इसके अंदर आवेश के अंदर अपन सिंपल बीजगणित के नियमों का पालन करेंगे। तो आवेश की योग्यता का मतलब क्या है कि इसके अंदर केवल और केवल बीजगणित, देखो इसके अंदर केवल और केवल बीजगणित के नियमों का पालन किया जाएगा। तो आवेशों की योग्यता का मतलब है कि इसके अंदर केवल बीजगणित के नियमों का पालन किया जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए एक आपके पास आवेश है 5 कूलम का एवं दूसरा आपके पास आवेश है 2 कूलम का, तो जो कुल आवेश हो गया ये हो गया 5 और 2 कितना हो गया बच्चों 7 कूलम। अगर मान लीजिए आपके पास 5 कूलम का आवेश है और दूसरा आवेश मान लीजिए -3 कूलम का है, तो जो कुल आवेश हो गया वो कितना हो गया 5 - 3 2 कूलम। मान लीजिए अगर आपके पास 5 कूलम का आवेश है और एक दूसरा आवेश मान लीजिए अगर आपके पास -6 कूलम का है, तो जो कुल आवेश हो गया है, तो जो कुल आवेश आपको मिलेगा वो केवल इसके बीजगणित को जोड़ने से ही हो जाएगा। इसका मतलब 5 - 6 जो कि हो जाएगा -1 कूलम, जो कि कितना हो जाएगा -1 कूलम। तो प्यारे बच्चों, आवेश का सबसे पहला गुण क्या है? आवेश की योग्यता। आवेश की योग्यता का अर्थ क्या है कि इसमें बीजगणित के नियम कानून का पालन होता है। इसमें अपन बीजगणित के योग का पालन कर सकते हैं। इसका अर्थात क्या है? इनके संख्याओं को अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। क्यों? अब ये नियम क्यों आया? ये नियम आया क्योंकि आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा तो है नहीं, और अदिश राशियों में किन नियमों का पालन होता है? अदिश राशियों में केवल और केवल बीजगणित के नियमों का पालन होता है। यही कारण है कि आवेश के अंदर अपन केवल बीजगणित का नियम लगाएंगे, और ये हो गई हमारी आवेश की योग्यता। नेक्स्ट है बच्चों आवेश का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर कुल आवेश है, मान लीजिए आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 करके Qn। पहला आवेश है Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3, Q4, Q5, ऐसे करते 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 n आवेश आपके पास है। तो जो कुल आवेश हो जाएगा वो होगा Q1 बीजगणित प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 करते करते Qn तक निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा हमारा कुल आवेश। तो आवेश के अंदर कैसे नियमों का पालन होता है? बीजगणित के नियमों का पालन होता है। चलिए बच्चों अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवेशों का संरक्षण। नेक्स्ट है आवेशों का संरक्षण। आवेश का संरक्षण है कि आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको अपन किसी और तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय, अच्छा विलगित का मतलब होता है अलग थलग, विलगित का मतलब होता है अलग थलग। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कमरा, अगर हमारे इस कमरे को अपन एक विलगित निकाय मान ले, विलगित मतलब ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर से अंदर प्रवेश कर सकता है, तो ये एक विलगित निकाय हो गया। तो किसी भी अलग थलग या विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है या संरक्षित रहता है। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही आवेशों को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। किसी भी विलगित निकाय का, किसी भी बंद निकाय का जो आवेश होगा वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। किसी भी बंद निकाय का जो आवेश होगा वो क्या होगा बच्चों? हमेशा नियत होगा। तो आवेश के संरक्षण के अनुसार, आवेश के संरक्षण के अनुसार आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विलगित या किसी भी बंद निकाय के अंदर जो प्रारंभिक में आवेश था वही आवेश हमेशा अंत में भी रहेगा। उस आवेश में, उस कुल आवेश में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक आपका और कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं। एक और कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ, आवेश के संरक्षण में एक और चीज बताते हैं। देखो, आवेश तो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आवेशित वस्तु जरूर नष्ट हो सकती है। सर ये क्या है? चलो एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक आवेश है 5 कूलम का।
तो प्रारंभिक में ये प्रारंभिक हो गया और इस तरफ वाला अपन अंतिम ले लेते हैं। तो प्रारंभिक में निकाय के पास आवेश कितना है? 5 कूलम का है। अब ये एक वस्तु है, अब ये वस्तु हमारी टूट के 2 वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु हो गई लाल कलर की और दूसरी वस्तु हो गई हमारी हरी कलर की। और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये एक विलगित निकाय या एक अलग थलग निकाय के अंदर हो रहा है। तो ये पूरा निकाय है, ना तो ये आवेश यहाँ से बाहर जा सकता है, ना तो ये वस्तु यहाँ से अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक में कितना है? 5 कूलम। अब मान लेते हैं बच्चों कि लाल वाले में अगर आवेश आ गया है 2 कूलम, तो आप निश्चित होकर बता सकते हो कि इसके अंदर 3 कूलम आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक में अगर 5 कूलम था तो अंतिम में भी 5 कूलम ही होना पड़ेगा। देखो, जो ये वस्तु थी, ये वस्तु नष्ट होकर 2 अलग अलग वस्तु में बट गई, लेकिन प्रारंभिक में भी 5 कूलम का आवेश है, अंतिम में भी 5 कूलम का आवेश है, अर्थात आवेश तो संरक्षित ही रहा ना। पहले भी कुल आवेश 5 कूलम में था और अंतिम में भी कुल आवेश कितना है बच्चों? 5 कूलम का ही है। तो आवेश का क्या रहा? संरक्षण रहा। तो आवेश के संरक्षण के अनुसार कुल आवेश कभी भी कम नहीं हो सकता। किसी भी बंद सतह या किसी भी बंद निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत ही रहता है। हाँ, आवेशित वस्तु जरूर नष्ट होकर 2 अलग अलग या 3, 4 वस्तु, 5 वस्तुओं में नष्ट होकर अलग अलग वस्तु बन सकती है, लेकिन जो प्रारंभिक में कुल आवेश था, अंतिम में भी कुल आवेश वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रॉन आपको पता है कि उसका आवेशहीन होता है, कोई भी आवेश नहीं है, तो न्यूट्रॉन का आवेश 0। अब न्यूट्रॉन परिवर्तित हो गया किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है ना। अपन इसको चलो नेक्स्ट में ही कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो गया। तो प्रारंभिक में आवेश कितना था बच्चों? 0। अब प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना, इसको प्लस ई से लिखा जाता है, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको पता है कि आवेश में तो बीजगणित के नियम पालन होता है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना हो गया? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? माइनस ई। तो कुल आवेश दोबारा कितना हो गया? 0। तो प्रारंभिक में भी कुल आवेश कितना था? 0। अंतिम में भी कुल आवेश हो गया 0। तो न्यूट्रॉन तो नष्ट हो गया, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो गया, लेकिन प्रारंभिक आवेश भी कितना था? 0। अंतिम आवेश भी कितना है? 0। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण प्रोटॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। बस एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। एक की प्रकृति धनात्मक है और दूसरे की प्रकृति ऋणात्मक है। तो आपको ये परिमाण भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर आप इलेक्ट्रॉन का लेते हो तो वो हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का परिमाण होता है वो बराबर होता है, केवल इनकी प्रकृति अलग होती है। एक धनात्मक है और दूसरे ऋणात्मक प्रकृति का है। तो बच्चों, आवेश के संरक्षण के अनुसार आवेश को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है, किसी भी अलग थलग किसी भी बंद निकाय का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है? नियत। वो हमेशा क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है। वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेशित वस्तु तो नष्ट हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक में जो कुल आवेश था अंतिम में भी उसका वही आवेश रह जाएगा। तो चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट गुण में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो गुण है, मेरे ख्याल से यहाँ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आवेशों का क्वांटीकरण। नेक्स्ट है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण आप लोगों ने केमिस्ट्री में, रसायन में जरूर, अगर आप
एटम चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वांटीकरण, क्वांटम से आपका थोड़ा बहुत तो आपने उसको पहचान लिया होगा, लेकिन अपन क्वांटाइजेशन बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आपको बताते हैं। चलिए क्वांटीकरण पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास एक मुट्ठी रेत है या एक बस्ता है, एक बैग है, इसके अंदर रेत भरी हुई है, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से यहां पे रेत है। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसे किसी व्यक्ति से पूछते हैं जिसे परमाणु का कोई अंदाजा नहीं है, जिसे इलेक्ट्रॉन नहीं पता क्या होता है, जिसे प्रोटॉन नहीं पता क्या होता है, ये सब चीज़ से वो बिल्कुल अज्ञात है। अगर आप उसे बुलाओगे कि भैया यहाँ आइए, एक बात बताइए हमें, हमारे पास एक बस्ते में या हमारे मुट्ठी में रेत है, इस रेत का सबसे छोटा अंश क्या होगा? इस रेत का, ये जो एक मुट्ठी रेत है, इसका सबसे छोटा हिस्सा बता दीजिए। तो वो बताएगा साहब इस एक मुट्ठी रेत में जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है एक रेत का कण। जैसे आपने वो मुहावरा सुना होगा, वो कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो रेत के एक कण से ये मुट्ठी भर रेत बनी होगी। एक रेत का कण, पहले एक रेत का कण डाला, फिर वो बोलेगा सर आपने दूसरा कण डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करते करते आपने खूब सारे उसके अंदर छोटे छोटे रेत के दाने, छोटे छोटे रेत के कण डाले और वो क्या बन गया? एक दाना डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला, ऐसे आपने n डाल दिया, n संख्या तक डाल दिए, तो वो खूब सारा, तो वहां पे खूब सारी रेत जमा होगी। तो उसके कारण तो उसके लिए जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो तो एक रेत का कण होगा या एक रेत का दाना होगा। तो यही है हमारा क्वांटा, यही है हमारा क्वांटा। यही है हमारा क्वांटा। तो इस एक मुट्ठी रेत में जो क्वांटा है वो है एक रेत का कण। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर या तो एक कण होगा, या तो दो कण होंगे, या तो तीन कण, या तो चार, या तो पांच, ऐसे करते इसके अंदर कितने कण होंगे? n कण होंगे। तो ये जो रेत है, ये जो रेत का बस्ता है, ये n कणों से, n छोटे छोटे रेत के दानों से बना है। और यही जो छोटा सा दाना है, यही हमारा जो छोटा सा दाना है, इसी को हम बोलेंगे रेत का क्वांटा। चलिए एक और उदाहरण अपन समझते हैं। जैसे वो हम आपको बता रहे थे, बूंद बूंद से सागर। मान लीजिए कि ये एक पात्र है और इसके अंदर जल भरा हुआ है। अब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हो जिसे परमाणुओं के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। वो बोलेगा देखिए भैया, ये जो आपने पात्र जल से भरा है ना, ये एक एक बूंदों से बना है। तो इसका जो सबसे छोटा हिस्सा है ना, ये है एक छोटी सी बूंद। और यही जो छोटी सी बूंद है ना, इसी को अपन कहेंगे इसका क्वांटा। इसी को अपन कहेंगे क्वांटा। तो वो तो बोलेगा सर देखो, ये जो जल का पात्र है ना, ये बूंद बूंद करके बना है। तो इसके अंदर एक बूंद होगी, या दो बूंद, या तीन बूंद, या चार बूंद, या पांच बूंद, या n बूंद। जहां पे n क्या है? पूर्ण गुणज है। n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है,
50 हो सकता है, लेकिन 50.1 कभी नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज के रूप में होगा ये 1, 2, 3, 10,000, 50,000, लेकिन 1.2 बूंद जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए बूंद से छोटा कुछ है ही नहीं, सबसे छोटा हिस्सा ही बूंद है उसके लिए। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये सरल रेखा, मान लीजिए ये सरल रेखा। अब आपको दूर से देखने में एक सरल रेखा, एक सतत रेखा लग रही है। क्या लग रही है? सतत रेखा। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये रेखा सतत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बिंदुओं से बनी है। किससे बनी है? छोटे छोटे बिंदुओं से बनी है। ये छोटा बिंदु ही इसका क्या है? क्वांटा है। ये छोटा बिंदु ही इसका क्या है? क्वांटा है। तो ये जो सरल रेखा है, ये एक बिंदु से बनी होगी, या 2 से बनी होगी, या 3 से बनी होगी, या 4 से बनी होगी, 10,000 से बनी होगी, पूर्ण गुणज, लेकिन 10.1 से कभी नहीं बनी, क्योंकि बिंदु से छोटा और क्या लाओगे आप? परमाणु के अंदर नहीं जाना है। सही बात है ना? क्वांटा। ठीक वैसे ही अब अपन समझ सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है, इसके अंदर कुछ आवेश है Q। तो जो आवेश का जो क्वांटा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जहां पे E का मान कितना है? याद करो, 1.6। कितना है E का मान? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो ये जो आवेश है ना, ये किससे बना है? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से बना है। यही इलेक्ट्रॉन है इसका क्वांटा। यही इलेक्ट्रॉन है इसका क्वांटा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये 3 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये 5 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये 50,000 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या ये n इलेक्ट्रॉनों से बना होगा। ये होता है क्वांटीकरण का सूत्र। तो क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर n इंटू E लिखा जाता है, क्योंकि आप किसी भी वस्तु के अंदर जो सबसे छोटा आवेश प्रदान करा सकते हो वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आप किसी भी वस्तु से जो सबसे छोटा आवेश, जो सबसे छोटा क्वांटा निकाल सकते हो वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉनों के रूपों में अपन आवेशित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश है ना, प्रायोगिक रूप से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा आवेश आप लोगे। तो क्वांटा, तो किसी भी आवेश का क्वांटा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे इलेक्ट्रॉन से वस्तु आवेशित होता है। आप ऐसे कह सकते हो, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण गुणज के रूप में एकत्रित होते हैं तो बन जाता है आवेश Q। तो Q में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 10.6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केवल पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। तो क्वांटीकरण का मुताबिक Q बराबर NE, जहां पे E है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, Q है आवेश, N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अगर धनात्मक होगा तो प्लस NE, अगर ऋणात्मक होगा तो -NE। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अपन आगे बढ़ते हैं।
तो देखो आवेश का स्थानांतरण, देखो आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किया जाता है, जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणन, ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। अर्थात अगर आप इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर रहे हो तो आप 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, इत्यादि n इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। तो Q बराबर कितना आ गया, n इंटू ई। तो आवेश का क्वांटीकरण के अनुसार कि जब भी इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरी स्थान में जब भी आवेश को एक स्थान से दूसरी स्थान में स्थानांतरित किया जाएगा तो वो केवल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही किया जा सकता है। अर्थात Q बराबर n इंटू ई, जहां पे n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.2 1.3 10.2 नहीं हो सकता है, पूर्ण गुणज होना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जिसके पश्चात फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार के आवेशों को आवेशित की, कैसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। 3 पद्धति होगी इसके अंदर, घर्षण, चालन एवं प्रेरण। इसे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले अपन एक छोटा सा एकदम सिंपल सा सवाल कर लेते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सवाल क्या है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो सर अभी बताया है आपने कि आवेश को क्वांटीकरण के अनुसार जो सूत्र है Q बराबर NE लिख सकते हैं। सर सूत्र के अनुसार Q बराबर N इंटू ई लिख सकते हैं। अब आवेश कितना है, 1 कूलम, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, Q बराबर NE, Q के जगह में लिख दिया 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, तो n का मान आ गया 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि जब माइनस ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 और 1/+19 और 1/1.6 ये होता है 0.625 इंटू 10⁻19। अगर आप इसको और अच्छे से लिखोगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो याद रखना है कि 1 कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो बच्चों सबसे पहला आज का अपना लेक्चर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो रिवीजन में बच्चों आवेश, अपन कौन सा आवेश के बारे अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विरामावस्था में हो, जो आवेश विरामावस्था में अर्थात जो आवेश स्थिर है अपन उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पाठ्यांक में स्थिर विद्युत की ही वो है जिसे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत की अर्थात ऐसे आवेशों के बल, ऐसे आवेशों के विभव, ऐसे आवेशों के क्षेत्र का अध्ययन करना जो विरामावस्था में अर्थात जो रुके हुए हैं। अब प्यारे बच्चों आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को अनुभव या उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, आवेश कितने प्रकार के हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा 2 प्रकार, धनात्मक ऋणात्मक, 2 धनात्मक प्रतिकर्षित, 2 ऋणात्मक प्रतिकर्षित, धनात्मक ऋणात्मक आकर्षित। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, कौन से नियम का पालन होगा, बीजगणित के नियम का पालन होगा, उन्हें जोड़ देंगे या घटा देंगे। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE। उसके बाद आवेश का संरक्षण, आवेश को ना ही बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे
कि कैसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, और धीरे धीरे करके अपन हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू सो मच बच्चों।